फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करने लगी हूँ। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आंख खुलते ही सद्दाम जहांगीर शाह का जहन मायसा इब्राहिम के बारे में सोचने लगा। एक लम्हे को भी उसके सोचों से बाहर नहीं निकली थी। सोफे पर सोने की वजह से उसका जिस्म दुखने लगा था। पाँव और बाजू के जख्म में भी कोई खास राहत नहीं मिली थी। वो अपनी जगह से उठ बैठा। उसका सर भारी महसूस हो रहा था। उंगलियों से अपनी कनपट्टी से हिलाता हुआ उसने गर्दन मोड़कर बेड की तरफ देखा, जो कि बिल्कुल खाली था। कहाँ चली गई थी वो? फोन से उठती हुई टीसू को नजरअंदाज करता वो एक झटके से उठा और मुलाजिम को आवाज देता कमरे से बाहर निकला। जाओ देखो कि मायसा बीबी कहाँ है। उसके कहते ही मुलाजिम सर हिलाकर वहां से चला गया। सद्दाम जहांगीर शाह के लिए मायसा इब्राहिम एक जिद्दी और मुश्किल मरहला साबित हो रही थी और इसलिए इसे जिद करने की कोई कसर नाम बाकी छोड़ी थी। गुस्से से खुलता हुआ वो कमरे में आया। हजारों तरह के ख्यालात उसके दिमाग में डेरा जमाए बैठे हुए थे। उसने उसे बताने की जरूरत भी नहीं समझी थी। बीबी जी अपनी मुलाजमा के साथ उसके कमरे में सो रही हैं। मुलाजिम के इन्फॉर्म करते ही उसका पारा और भी ज्यादा हाई हो गया था। मुलाजमा के कमरे में सो रही है? क्या वो उसकी बेइज्जती करना चाहती है? वो उठा और स्टूडेंट्स क्वार्टर की तरफ बनने लगा। इस वक्त उसकी वहां पर मौजूदगी मुलाजमे अपनी जगह पे खौफ से साकत खड़ी रही। उसने आगे बढ़कर फातिमा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब न मिला। अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उसने दोबारा दस्तक दी। नतीजा वही रहा। क्या वो नहीं जानती थी कि इसको दस्तक देने की आदत नहीं? उस गुस्से से उसने दरवाजे को जोर से दिखा दिया, जो जोरदार आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलने पर मायसा उछल कर बैठी थी। सद्दाम को दरवाजे पर इस्तादा देखकर उसने जल्दी से दुपट्टा अपने सर पर रखा। इस वक्त वो इतनी मासूम और डरी हुई लग रही थी कि वो अपने गुस्से को जब्त कर गया। ओ लिटडो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेतासर लहजे में उसे पूछा। मायसा ने सहम कर हल्क में अटका हुआ थूक निकला उसकी तरफ देखा। वो इस वक्त उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थी। उसकी नजरें उसकी पट्टी ज़्यादा बाजू से होती हुई उसकी शर्ट लेस बदन पर गई तो उसने गड़बड़ाकर आंखें फेर ली। मुझे वहां नींद नहीं आ रही थी। चेयर पर आती आवारा लिट्टू को कान के पीछे रास्ते हुए वो सर झुका कर बोली, तो तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था। उसका गुस्सा इस बात का था कि रात वाले वाकये के बाद भी वो अपनी खुद की हिफाजत को बिल्कुल भी हल्के में ले रहे थे। आप सो रहे थे, मैंने आपको जगाना बेहतर नहीं समझा, जबकि आप जख्मी भी थे। होंठ सर झुकाए बोली। साफ जाहिर था कि सद्दाम अपनी मोहब्बत को अच्छी तरह दिखा रहा था। मायसा अपनी मोहब्बत को अच्छी तरह महसूस कर रही थी, लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी मोहब्बत का इजहार करने से कासिर था। आज से लोग यहाँ जमा होने शुरू हो जाएंगे, रिश्तेदार वगैरह तो खास तौर से हवेली में डेरा जमा लेंगे। आज पहले तुम्हारी हल्दी की रस्म होगी, फिर रात में हमारी मंगनी की खुशी में संगीत की रस्म होगी। लोग इस शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसकी काली सी आंखें उसे ही देख रही थी। उसकी तरफ से किसी रद्दमल को इंतजार कर रही थी। मायसा ने झुके हुए साहब को धीरे से इस बात में हिला दिया। अगर सामने सद्दाम की जगह कोई और होता तो उसे जरा करती। अपनी नासाज तबीयत का बहाना बनाकर शादी को मुलतवी करने की कोशिश करती, लेकिन वो सर हिलाकर अपनी आंखों पर जमे आंसू को अपने अंदर जब्त कर रही थी। मैं तैयार हो जाऊंगी, उसे धीरे से कहने पर वह उस बात में सर हिला गया। नजरें अब भी उसके जुड़े हुए सर पर टिकी हुई थी। वो इससे बात करना चाहता था, उसकी नासाज तबीयत का पूछना चाहता था। वो उससे इस बात का यकीन दिलाना चाहता था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, हमेशा उसे मोहब्बत करता रहेगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक वो उसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। लेकिन वो उसे कुछ ना कह पाया। शायद उसे इजहार करना नहीं आता था। अपनी सोचों में डूबा छोड़ के लंबा लंबा डग बढ़ता वो वहां से चला गया। हल्के सिरों में म्यूजिक बज रहा था। सदाम के रिश्ते की एक बुआ मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ी, उसके गुलाबी गालों पर हल्के से हल्दी लगा दी। औरतें इसी तरह हंसी ठिठोलियों में मगन हल्दी की रस्म को बखूबी इंजॉय कर रही थी। कुछ की नजरों में उसके लिए पसंदीदगी थी तो कुछ की नजरों में हसरत, तो कुछ उसकी किस्मत पर रश्क कर रही थी। ये एक रोशन दोपहर थी और हवा भी मौका महल के हिसाब से काफी खुशगवार थी। देखने वालों के लिए एक बहुत ही शानदार और बेमिसाल शादी साबित होने वाली थी। मायसा इब्राहिम खान जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाए निहा से हर मिलने वाली औरत का तार वसूल कर रही थी, जिससे अनकरीब सद्दाम की निस्बत भी उसका भी रिश्ता जुड़ने वाला था। सद्दाम जहांगीर शाह का खानदान काफी बड़ा था। उसके रिश्ते की बहुत सारी हाला फूफियां, दादियां और नानियां थी, जिनका तार वसूल करते करते वो अब थक गए थे। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी। यही वजह कि उसे उलझन का शिकार बना रही थी। किस तरह की शादी थी ये? कैसे लोग थे ये? किस तरह का था ये फंक्शन? क्या तुम थक गई हो? उसके बाजू पर हल्दी लगाते हुए निहा ने नरमी से पूछा तो वो हल्दी की ठंडक खुद के अंदर जज्ब करते हुए धीरे से सर इस बात में हिला गए। दुल्हन बहुत खूबसूरत है। यकीनन उसकी खूबसूरती ही सद्दाम को अपनी तरफ माइल किया गया होगा, वरना उसकी असलियत ऐसे कहाँ है कि हर चीज पर इत्तेफाक कर ले। मारिया की बात से बाकी औरतें भी इत्तेफाक रखती थी। वजह जो भी हो, लेकिन ये एक पराई गांव की लड़की है जिसे कभी हमारे गांव वाले अपनाएंगे नहीं। सद्दाम को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। फायका बेगम के लहजे में नफरत थी। फायका बेगम सद्दाम के बाबा सरदार जहांगीर शाह के बचपन के दोस्त और रिश्ते के भाई बशारत चौधरी की बीवी थी। उनका और सद्दाम का न सिर्फ खानदानी रिश्ता था,
बल्कि बिजनेस में भी 40% की पार्टनरशिप थी। फाइका बेगम की इकलौती बेटी मलाइका सद्दाम जहांगीर शाह की 55 की मांग थी, लेकिन सद्दाम के इस कदम ने इन रिश्तों में खटास पैदा कर दी थी। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इतना कुछ होने के बाद भी आपने हमारे साथ शिरकत की। लुबना बेगम उन्हें लिए हुए बाकी औरतों से अलग हुई। मैं यहाँ सिर्फ आपके कहने पर आई हूँ, वरना चौधरी साहब ने तो साफ मना कर दिया था यहाँ आने से। वो सख्त नाराज हैं आपसे। फाइका बेगम के लहजे में हल्की के साथ ही दर्शकी भी थी। मैं समझती हूँ लुबना बेगम, मेरी बात का भरोसा करें, आपकी बेटी ही सद्दाम की जिंदगी का हिस्सा बनेगी। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं कि एक बात जो कह देती हूँ उसे पूरा करती हूँ। मैं इस 2 टके की लड़की को अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। उनका लहजा जिद्दी था। सिर्फ आप पर भरोसा करके मैं अपनी बेटी को दांव पर लगा रही हूँ, वरना मेरी बेटी को रिश्तों की कमी नहीं है। मुझे ना उम्मीद ना करना लुबना बेगम, वरना मैं आपकी और आपके लाडले बेटे की जिंदगी अजीर्ण बना दूंगी। धमकी अमेज लहजे में कहकर वो वहां से हट गई। लुबना बेगम ने नजरें घुमाकर सामने बैठे हुए मायसा इब्राहिम की तरफ देखा, जो मुस्कुराकर फातिमा और नेहा से बातें कर रही थी। नफरत का नाग उनके जेब में फन फैलाए हुए बैठा था। उन्हें कुछ ना कुछ करना था, और वो भी बहुत जल्द, वरना बाजी और बेटे के साथ साथ उनकी हुक्मरानी भी हाथ से निकल जाएगी। सदाम बाबा आए हैं बीबी जी को देखने। मुलाजमा के जोर से कहने पर वहां पर मौजूद सभी लड़कियां मैंने हेज अंदाज में हंसने लगी। नीहा ने शरारती नजर से उसकी तरफ देखा। उसे नजर उठाकर पर्दे को देखा, जिसके पीछे यकीनन सद्दाम खड़ा था। ये यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये नहीं जानता कि उसको आगे आने की इजाजत नहीं है? क्या ये और उसके हमीम शाह के बारे में जान गया है? क्या ये जान गया है कि पिछली रात इन दोनों के बीच क्या हुआ था? बेगुनाह होकर भी वो खुद को गुनाहगार समझने लगी थी। उसे हमीम शाह को एक अच्छा दोस्त समझा था, लेकिन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसकी रात वाली हरकत का मतलब क्या था? क्या वो नहीं जानता था कि वो यहाँ सिर्फ सद्दाम की वजह से है? उसका हर ताल्लुक सिर्फ सद्दाम जहांगीर शाह से है। वो सब गलत था, बिल्कुल गलत। उसे सद्दाम को सब कुछ बता देना चाहिए था। वो उसे मार ही क्यों ना दे? उसका गुनाह का बोझ उठा नहीं सकती थी, जो उसने किया ही नहीं। लेकिन उसे खुद से ज्यादा हमीम शाह की फिक्र थी। अगर सद्दाम ने उसको मार दिया तो? सभी मेहमान खाने के लिए जा चुके थे। सिर्फ सद्दाम के कुछ कजन ही वहां पर थे, जो कि मायसा को हल्दी लगाने के लिए हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी कर रहे थे। खाने के बाद सद्दाम की हल्दी की रस्म अदा होने वाली थी। देखिए जरा भाई, कितने ताबले हो रहे हैं अपनी हल्दी में नहाई हुई बीवी को देखने के लिए। निहा ने शरारत से उसकी तरफ देखकर कहा, तो पास खड़ी मुलाजमा ने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी जब्त की। इसी वक्त मायसा उससे मिलने की हालत में नहीं थी। चाहे उसे मिलने की इजाजत मिल भी जाती तब भी। बिना आस्तीन की लंबी सी फ्रॉक पहने वो ऊपर से नीचे हल्दी में नहाई हुई थी। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो इस हाल में अपने होने वाले मियाँ के सामने जाकर उसे डराना ना चाहती। नेहा ने, तुम बस इनसे कह दो कि मैं नहा रही हूँ, वो बस समझ जाएगा। देखो जरा भाभी को भाई का कितना ख्याल है, आप परेशान ना हो, मैं उन्हें सबक सिखा कर आती हूँ। दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले नेहा ने उसके गाल पर प्यार भरी चुटकी ली। मायसा इब्राहिम खान को हैरानी हो रही थी कि ऐसे संगदिल लोगों के बीच में अल्लाह ने इस जिंदा दिल लड़की को कैसे बेच दिया। सद्दाम जहांगीर शाह दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके अंदाज से उजलत जाहिर हो रही थी। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसकी हल्दी में नहाने की बारी आने वाली थी। खुदा सलामत रखे इन औरतों को जो सब कुछ बुलाए गप्पे मारने में मसरूफ थे। पायल की आवाज पर वह दरवाजे की तरफ हमतन गोशन हो गया कि यह सोच कर के उसकी लेटर दो है, लेकिन वहां मायसा की जगह नेहा थी, जो चेहरे पर बड़ी सी जानदार मुस्कुराहट लिए उसे देख रही थी। तो भाई, क्या हमारी खानदानी रस्में इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आपके इस बड़े से ज़हन से ये छोटी सी बात बिल्कुल भी फरमोश होगी कि अब आप अपनी मायसा से मिल तो क्या देख भी नहीं सकते जब तक कि पूरी शादी नहीं हो जाती। उसके शरारती अंदाज पर लम्हे भर को वो माजी में खो गया था। काफी अरसा हो गया था इन दोनों ने दूसरे को इस तरह से परेशान नहीं किया था। मैंने सोचा कि शायद मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन मेरी मस्कीन सी सूरत देखकर कोई रास्ता निकाल दे। दिलकश मुस्कुराहट होंठ पर सजाए वो बोला, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता और एक छोटा सा डिब्बा देकर वो कुछ सोचकर बोले, मंजूर है। वो जल्दी से बोला। वो उस मौके को हाथ से खोना नहीं चाहती थी। इस बहाने वो अपनी इस एहसास सी बहन को खूबसूरत सा तोहफा देकर अपने और उसके रिश्ते में मौजूद दूरी को खत्म करना चाहता था। मेरी मर्जी के खिलाफ आप मेरी शादी किसी अमीर ज़ादे से उसकी जमीन और जायदाद देकर नहीं कराएंगे। उसके पापा उसने हैरत से उसको देखा। प्लीज भाई, उसके लहजे में इल्तजा थी। वो उसे इस बात की तवक्को नहीं रखता था। नेहा, उसकी आवाज बारी और संजीदा थी, जबकि चेहरे पर उलझन का तासर था। मैंने आपकी और अम्मा की बातें सुन ली थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती भाई, प्लीज। उसके चेहरे पर अफसोसगी थी। सद्दाम जानता था कि नेहा बाबा के सबसे ज्यादा करीब थी। पापा उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। वो अपना ज्यादातर वक्त बाबा के साथ गुजारती थी, लेकिन बाबा की मौत के बाद उसे अपनी माँ के साथ रहने में मुश्किल हो रही थी। सिर्फ वही थी जिस पर बाबा की मौत का सबसे ज्यादा असर हुआ था। बिल्कुल मेरी जान, तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना।
तुम इस बारे में बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। उसे खुद से करीब करते हुए प्यार से उसके सर पर बोसा दिया तो उसके चौड़े सीने में चेहरा छुपा के, चले अब आप अपनी बीवी से मिल लें। बड़ा सा पीले रंग का बारी पर्दा मायसा के आगे गिरा। मायसा ने हैरानी से उसको देखा। क्या हो रहा है? इसी हैरानी से उसने नेहा की तरफ देखा जो सभी लड़कियों और मुलाजमों को बाहर निकाल रही थी। आप भाई से मिलने वाली हैं, घबराइए मत, वो आपको देखेंगे नहीं। उसे पहले कि मायसा उसे कुछ कहती वो पर्दा उठाकर बाहर चली गई। या अल्लाह खैर, वो पहली ऐसी दुल्हन बनने वाली थी जो अपने हल्दी वाले दिन ही दूल्हे से मिलने के खौफ में हल्दी में लथड़ा बदल लिए मर गई थी। पर्दे की इस पार सद्दाम के वजूद की हल्की सी झलक देखकर उसके कंधे में झूलते हुए बाल को पीछे किया, पर वो बहुत ज्यादा बारीक नहीं था, जिसकी वजह से वो सिर्फ सद्दाम की हरकत करते वजूद को देख सकती थी, ना कि उसका चेहरा या कुछ और। क्या कर रही हो? मेरा मतलब है कैसी तबीयत है तुम्हारी? सद्दाम ने पर्दे के इस पार बैठे इस खूबसूरत को गौर से देखते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी चोट अब कैसी है? डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपके जख्म बहुत गहरे हैं। उसका जवाब सुनकर वो यकीनी तौर पर कह सकता था कि वो उसे ही देख रही है। हाँ, जख्म गहरे तो थे, लेकिन जो मैंने बर्दाश्त किया उसका इससे कोई मुकाबला नहीं। शायद मैं अपना सब कुछ खो देने को था। उसने नजरें झुकाकर हाथ में पकड़े इस खूबसूरत गुलदस्ते को देखने लगा जो उसके लिए लाया था। दोबारा यह आखिरी मौका है शादी से पहले हमें हमारे मिलने का। उसके लहजे में साफ साफ था कि वो इन रस्मों से तंग आ चुका है। उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सिर्फ अपनी माँ और खानदान की इज्जत की खातिर वो इन रस्मों को बर्दाश्त कर रहा था, वरना उसे एक पल भी दूरी मायसा इब्राहिम से बर्दाश्त नहीं थी, कहाँ 3 दिन का तवील अरसा। क्या उसे सब कुछ बता देना चाहिए? मायसा ने गले में अटका हुआ थूक निकला। नहीं, शायद उसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसका अनजान रहना ही मायसा के लिए बेहतर था। शादी से पहले ही उसके अताब का निशाना नहीं बनना चाहती थी। जी, उसने धीरे से कहा। क्या था उसके हाथों में? क्या वो उसके लिए था? अपना ख्याल रखना और खुद को आने वाले लम्हों के लिए तैयार कर लेना, वरना ऐसा ना हो कि मुझे शादी वाले दिन ही तुम्हारी उल्टी सीधी हरकत की सजा देनी पड़े। याद रखना लिटिल डो, इस बार सजा बहुत सख्त होगी। सख्त आवाज में कहता वो मैनी हेजी से मुस्कुराया। उसने सोचा कि शायद अब वो बदल गया है, लेकिन उसके जैसा डीठ और बदतमीज इंसान उसने आज तक नहीं देखा था। अपने लफ्जों से आप मुझे डरा नहीं सकते, और वैसे भी मैं आपसे बात नहीं कर रही। उसे हफ्की से इतना कुछ बोल गए क्योंकि इस वक्त काली सहर अंगेज आंखें पर्दे में छुपी हुई थी। उसके बाप पर वो क्या लगाकर हंसा और झुका कोई चीट टेबल पर रखी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक ऐसी कोई भी हाथ सजा नहीं दी। मैंने हैजी से कहता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया। हर तरफ मैसूर कुन खुशबू फैली हुई थी। धीमे सिरों में बजते हुए म्यूजिक की आवाज उसके कानों में बासानी पहुंच रहे थे। गोल्डन रंग का बाड़ी लहंगा पहने वो खुद को बहुत ही बेआराम महसूस कर रही थी। गहले गले वाली चुस्ती चोली उसके बेदाग कमर को अया कर रही थी, जैसे उसने मुख्तसर दुपट्टे से छुपाने की भरपूर कोशिश की थी। सोने का बाड़ी जेवरात में उसका अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। सद्दाम उसके लिए फूल छोड़कर गया था। उसकी इस अमल से वो मुतासर तो हुई थी, लेकिन उसकी बातें उसके दिल में खूब कर रह गई थी जो उसके और हमीम के मतलब उसने कही थी। कोई इंसान इतना सफा कैसे हो सकता है? उसे कभी भी माफ नहीं करने वाली थी। बालू को खूबसूरती से जोड़े की शक्ल में बालू को खूबसूरती से जूड़े की शक्ल में बांधकर ऊपर से दुपट्टा डाल दिया गया था जो बामुश्किल उसकी कमर तक आता था। मुलाजमा के हमराई में उसने बड़े से हाल में कदम रखा जिसे मामूली से फंक्शन के लिए इतना जबरदस्त तरीके से सजाया गया था कि उसकी आंखें एक लम्हे को उसे चकनाचूर सी ठहर से गई थी। निहा जो मेहमानों का मुस्कुराकर सौगात कर रही थी, उसे देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। सबकी आंखें अपनी तरफ मतवजह देखकर उसकी सांस अटकने लगी थी। उसने घबरा कर अपने मुंतसर से दुपट्टे को दुरुस्त करने की कोशिश की। खुद को इस अनजान और बेबाक नजर से छुपा देने का फैसला फितरी अमल। नजर झुकाए उसने अपने सर पर किसी दुपट्टे को फैलते हुए महसूस किया जो अब उसके आधे चेहरे को डाम कर एक घूंघट की शक्ल इख्तियार कर गया था। उसने शिकर की सांस ली और निया और रिदा की हमराई में स्टेज पर आके और सद्दाम के मुकाबले बैठ गए। उसके बैठने के बाद नेहा और रीता भी उसके आसपास बैठकर हल मिलने वाले का तारीफ करवाने लगी। वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो सबसे मिल रही थी कि अचानक उसकी नजर स्टेज के नीचे खड़े हुए हमीम शाह पर पड़ी। नजर मिलते ही हमीम शाह ने एक तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। उसने घबराकर अपने अंदरूनी गाल को दांतों में दबाया था और नजरों का रूह फेर लिया। वो इस वक्त किसी भी तरह की बदमजगी नहीं चाहती थी। जानती थी कि सद्दाम जहांगीर शाह उसकी हर हरकत व सकनात पर गहरी नजर रखे हुए है। उसे शिद्दत से अपने घर वालों की याद आई थी। 2 महीने का लंबा अरसा हो चुका था उसने अपने घर वालों से नहीं देखा था। उसके दिल में एक कसक उठी और आंखें नमकीन पानी से बनने को बेताब होने लगी। दूर खड़े मेहमानों में मसरूफ सद्दाम ने नजर बढ़ाकर अपनी दोनों बहनों और बाकी कजन में गिरी बैठी इस खूबसूरत शहजादी को देखा था जो आज बेइंतहा हसीन लग रही थी। उसका दिल किया कि वो इस सब मेहमानों की नजरों से ओझल करके कहीं दूर ले जाए जहाँ कोई इस पर नजर न जमा सके सिवाय उसके।
वो सिर्फ उसकी शहजादी थी, उसे देखने का हक भी सिर्फ उसी का था। अपने सोचों से बाहर निकलकर उसने पास खड़े हुए मुलाजिम की तरफ देखा जो उसके लिए कोई पैगाम लाया था। उसकी बात सुनने के बाद एक नजर मायसा इब्राहिम की तरफ देखा था और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसका आखिरी तोहफा देखकर यकीनन मायसा इब्राहिम खान माफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। भाई, उसने हैरानी से दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए रेहान खान और अपने बाकी भाइयों को देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जागती आंखों से हवाब देख रही है, लेकिन यह हवाब नहीं, एक खुशगवार हकीकत थी। वो जो इतने दिनों से हुत्तो कैदी तस्वर कारी थी, अपने भाई को देखने के बाद जी उठी थी। भाई लहंगे का कोना पकड़े वो अपनी जगह से उठी और मेहमानों की मौजूदगी की परवाह किए बगैर दौड़ती हुई उनकी तरफ गई और रेहान खान के सीने से लाकर सिसक उठी। शर्मीली दुल्हन के दौड़ने पर उसकी पायल आपस में टकराती खुशी से बाज उठी। उसके छोटे से वजूद के गिर्द अपने मजबूत बाजू फैलावे रेहान खान मुस्कुरा दिया। वहां पर मौजूद लोग ये मंजर देख कर तरह तरह की बातें करने लगे। औरतें बिन माँ की लड़की की बद एहलाकी पर तबसरे करने लगी। मायसा इब्राहिम खान ने इन लोगों को कोई परवाह नहीं की। इन लोगों के गिर्द से अपने चेहतों से दूरी का गम नहीं सहा था। रेहान हाँ ने अपने हाथों में उसका चेहरा लेकर नरमी से उसके आंसू साफ किए। वो उसका सबसे बड़ा भाई था, लेकिन सबसे ज्यादा करीब भी वही था, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी मानता था। जब वो सिर्फ 3 साल की थी, जब उसकी माँ इस नन्ही से बच्ची की जिम्मेदारी से सौंप कर इस दुनिया से रुखसत हो गई, उसने उसकी सारी जिंदगी एक माँ बनकर उसकी परवरिश की थी, हर बुरी चीजों से उसकी हिफाजत की थी, और अब भी कर रहा था। मैंने आपको बहुत याद किया भाई। आंसू उसकी आंखों से अब भी निकलने को बेताब हो रहे थे। वो खुद को टूटता हुआ महसूस कर रही थी। उसे लगा कि वो अब अपने भाई को दोबारा नहीं देख पाएगी। ये नई दुनिया और इस दुनिया के लोग उसे खौफजदा कर रहे थे। वो खुद को मुजरम तस्वर करने लगी थी, जिस जुर्म की पादाश कैद की सजा सुना देगी हो। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, उसके लहजे में बरादाना शफकत की थी। मायसा ने उसे अपने बाकी दोनों बाइयों की तरफ देखा और उनसे भी इसी तरह मिली। रूही, एक जानी पहचानी से वाह पाया उसने बाइयों के बीच खड़ी खुद से 2 साल बड़ी बहन नाजिया को देखा और खुलकर मुस्कुरा दी। अपनी सभी 4 बहनों में से वो सबसे ज्यादा नाजिया के करीब थी। जिस वक्त वो यहाँ आई थी, इस वक्त नादिया की नई नई शादी हुई थी और अपने ससुराल होने की वजह से वो उसे मिल ना पाई थी। पर्पल कलर का बारीक कामदार सूट पहने हुए वो बहुत ही दिलकश लग रही थी। मासा ने तो उसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। आपी, मैंने आपको बहुत याद किया आपी, बहुत। उसके गले लाकर रो दी थी। उसे अपनी खुशियां संभाले नहीं संभल रही थी। रूही मेरी जान, रोते नहीं, चुप हो जाओ। उसे चुप करवाने की नाकाम कोशिश करती हुई नाजिया ने लाचार सी नजर पास कर रेहान पर डाली, जो मासा को इस हाल में देखकर गुस्से से खोल रहा था। रोना बंद करो लिटिल डो, सब तुम्हारी तरफ मतवज्जो है। मैं कोई ड्रामा नहीं बर्दाश्त कर सकता। सदाम के दबी दबी साथ आवाज पर मायसा इब्राहिम खान ने खुद को संभाला और नजर झुकाकर आंसू साफ करने की। वो खुद भी कोई ड्रामा नहीं करना चाहती थी। मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मेरी बहन को ऐसे अजीब से कपड़े क्यों पहनाए रखे हैं? अम्मा ने सद्दाम को घूरते हुए सख्त लहजे में कहा। सद्दाम ने इस दुबले पतले जिस्म के मालिक लड़के को घूर कर देखा, जो उससे इसके घर में इस लहजे में बात करने की गुस्ताखी कर बैठा था। वो जानता था कि उनसे दोस्ताना ताल्लुकात हमार करना एक मुश्किल काम है, लेकिन उसे इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये वो नहीं जानता था। तो मैं याद करवा दूं कि यह मेरी है और मैं उसे जैसे चाहूं वैसे कपड़े पहनाऊं या ना पहनाऊं। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। उसकी बेहुदा बात पर उन सब का पारा हाई हो गया था। जबकि मायसा ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। उसे पहले कि वो उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझता, उसे नफरत से नजर झुका ली थी। वो मुंह ही मुंह में धीरे से कुछ बड़बड़ा कर रह गया। वो 3 नौजवान नफरत भरी नजरों से उसको घूरे थे, जबकि इनमें से सबसे बड़ा आगे बढ़ा। उसकी आंखें बेइंतहा सूरत थी। कोशिश करके देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ। उसकी आंखों में आंखें डाले वो मजबूत लहजे में बोला, और उसका अंदाज अब सद्दाम की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। सद्दाम उसके चैलेंज का जवाब देने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मायसा ने बीच में आकर रेहान को पीछे की तरफ धकेला। भाई, उसकी सख्त आवाज और नजर तनबीह थी। तुम सब मेरे मेहमान हो। मुझे उम्मीद है कि शादी तक पूरी इज्जत के साथ तुम लोग रुकोगे। जैसे बर्ताव तुम करोगे वैसा मेरा होगा। इज्जत के बदले इज्जत और जिल्लत के बदले जिल्लत। और एक बात और, इस वक्त तुम लोग मेरी जमीन पर हो। मत बोलो कि मैं तुम्हारा सरदार हूँ, इसलिए जो भी बोलना सच सोच समझ कर बोलना, वरना बेइज्जत करने में मुझे वक्त नहीं लगता। सख्त लहजे में उन्हें ज़हन नशीन कराता हुआ उसने मायसा को एक नजर देखा और मुड़कर स्टेज की तरफ बढ़ गया। मायसा ने पास कर हुए अमान के हाथ को थपथपा कर उसका गुस्सा करने की कोशिश की थी। अमान उसकी सिचुएशन को समझता हुआ उसे खुद से लगा गया। निया उसे लेने के लिए उसकी तरफ आई तो वो आंसू साफ करते हुए उसके साथ ही स्टेज की तरफ बढ़ गई, जहां सद्दाम जहांगीर शाह क्रॉफर्ड से बैठा हुआ उसे देख रहा था। वो जैसे खुद पर जुल्म कर रही थी, इसे इस माहौल में घुटन होने लगी थी। ये माहौल, ये महफिल उसके मजाज का हासा नहीं थी। वो यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी और ना ही कोई उससे बोलना पसंद करता था। उसकी भीड़ में भी वो अकेली थी, बिल्कुल इस चमेली के फूल की तरह, जिसे एक अच्छे किस्म के गुलाब के गुलदस्ते में लगा दिया गया हो। मुनफरिद, अकेला और सहमा हुआ, जैसे कोई भी आसानी से उखाड़ कर फेंक सकता है।